बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू लर्न के प्लेटफॉर्म से स्पेशल ईद शो के साथ मैं हूं अमल चौहान। उम्मीद करती हूं कि आप सबकी ये ईद बहुत अच्छी गुजरे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मीठी ईद मुबारक। हम सबकी दुआ है कि ये ईद आप सबकी ज़िंदगियों में बहुत सी मिठास लेकर आए। इस ईद पे सबसे पहले तो बच्चों की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। उनको होता है कि हमें ईद मिलेगी और हम फिर उस ईद को कहाँ खर्च करेंगे, और ख़वातीन सोचती हैं कि हम ईद पे क्या स्पेशल बनाएंगे। इसी तरह से ईद का सिलसिला जारी व सारी रहता है। तो आज इसी सेगमेंट को आगे लेकर चलते हैं, और हमने भी यहाँ पर ईद का जो मकसद है मुलाकात करना, मिलकर बैठना, बातें करना, हमने भी उस मकसद पे काम किया है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। सबसे पहले अपनी पहली गेस्ट को बुलाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया वाइन। ये एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं और साथ ही साथ स्पेशली फीमेल्स के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी और बहुत खुश, और आपकी मीठी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है हर तरफ मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं और लोग सवैयाँ बांट रहे हैं और ईदी मिल रही है। वाह, गुड। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। थैंक यू मैम। इसी के साथ मैं अपनी अगली गेस्ट को बुलाना चाहूँगी, डॉक्टर शाजिया लॉन। ये लोशा.pk की ऑनर भी हैं, एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ भी हैं और अल्लाह वाले ट्रस्ट की फाइनेंस मैनेजर भी हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू मैम। इसी के साथ मैं अपनी अगली गेस्ट को बुलाना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम गुलसाना मंशा। इनका ताल्लुक भी एजुकेशनल सेक्टर से है। शी हैज़ अ डाइवर्स एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स। ये पेंटर भी हैं, राइटर भी हैं, योगा भी करती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमल, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ईद मुबारक मैम। थैंक यू सो वेरी मच, यू लुकिंग सो प्रिटी। अब हम अपने अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हैं मुबशरा तैयबा। इनका ताल्लुक भी सोशल सेक्टर से है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम अमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। इसके बाद हमारे साथ हमारे आखिरी गेस्ट जो कि वसीम साहब हैं। सर वेलकम टू द शो। यू लर्न के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू वेरी मच अमन फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ईद शो। और अल्लाह करे कि आज की ईद सबके लिए अच्छे दिन लेके आए और अच्छी अच्छी खबरें लेके आए और सब लोग इसको खूब भरपूर तरीके से एंजॉय करें। सबसे पहले तो वसीम साहब आप मुझे ये बताएं, आप यूके में हैं तो आपका आज का ईद का दिन कैसा गुजर रहा है? क्या चीज़ मिस कर रहे हैं आप पाकिस्तान की ईद की? हम लोग यूके में भी ईद बड़े अच्छे और तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम वो खुशियां यहाँ नहीं बांट सकते जो लोग आप वहाँ पे मिलकर बांटते हैं, क्योंकि आप सब अपनों में हैं। हम एक ही कल्चर में रहते हैं वहाँ पर, और हमारा ये मजहबी त्यौहार है पाकिस्तान में। जैसे कि आपको होता है जो दो कौमी नजरिया है वो इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, और हमारे लिए ये ईद बाइस से मसरत होती है, क्योंकि इसमें हमने पहले 30 रोजे रखे होते हैं और अपने अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा इकट्ठा किया होता है, और उसके बाद हम इसको सेलिब्रेट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये एक मौका दिया होता है। तो हम सब ये मिलके इसको खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूके में कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर भी उसी तरह फैमिलियाँ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वो हसल वसल नहीं होती, वो खुशियाँ नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे यहाँ सारे रिश्तेदार नहीं होते और एक जैसा कम्युनिटी का माहौल नहीं होता, क्योंकि ये एक डिफरेंट किस्म का कंट्री है। यहाँ पर ज्यादातर ईसाई लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ मिलके ईद मनाते हैं। थैंक यू सर। तो अब आते हैं अपने इन गेस्ट की तरफ। मैम आप मुझे बताएं कि प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद भी आप उसी तरह से ईद मनाती हैं जिस तरह आप पहले बचपन में मनाती थी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बचपन की ईद जो है वो माँ बाप से मुंसलिक होती है और वो हमें हर वो चीज़ मुहैया करते हैं जो कि विच इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल, जिसमें ईदी, नए कपड़े, नए जूते और एक अजीबो गरीब सा त्यौहार होता है। यस, और मेहंदी लग रही है रातों को अजीबो, बस इट वाज जस्ट लाइक एन इवेंट के जिसके बीच में हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हर चीज़ की खुशी होती है। कजन्स के मिलने की, घर में बैठ के खाने की, या किसी से भी अपने रिश्तेदारों से मिलने की। नानी के घर ज़रूर जाना है ताकि थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, कौन पैसे देगा, ये लालच रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होकर प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो यू चेंज। फिर आपके लिए जो है ना एक दुनिया एक नया रंग दिखाती है, एक ऐसा रंग जिसमें आपने रंग भरना होता है। और अल्लाह पाक की मेहरबानी अगर साथ हो तो फिर आप मेक श्योर करते हैं कि दूसरे लोग जो ईद मना रहे हैं वो ज़्यादा खुश हों, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो नवाज दिया। तो हमारे में क्या ऐसी बात होनी चाहिए हर ईद पर कि दूसरे ईद मनाएं और कहें वाह हमारी क्या ईद मनाई है। तो मेरी ईद ऐसी होती है अल्लाह की मेहरबानी से।
दैट्स ग्रेट। शुक्र लगा। मैम आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है, क्या करती हैं आप ईद की शुरुआत, किस तरह से ईद के दिन की शुरुआत करती हैं? अमल, हमारे घर में चांद रात से ना ये सिलसिला शुरू हो जाता है, और मेरी दोनों बेटियां हैं माशाल्लाह, उनकी फ्रेंड्स और कज़न्स और ना एक वो मेहंदी लगाने वाली लड़कियां आ जाती हैं हमारे घर पे। तो हमारे घर पे ना वो मेहंदी फेस्टिवल जो है वो चांद रात को ही हो जाता है। और किचन में हमारे शीर खुरमा, शामी कबाब और वो जो भी मीठा और रसमलाई मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो आई एम मोस्टली इन द किचन, और बच्चों के साथ वो मेहंदी लगवाओ, और इधर से कज़न्स आ रहे हैं, कोई छोटा आ रहा है, कोई बड़ा आ रहा है, तो एक हंगामा होता है चांद रात के ऊपर ही। और फिर जिस रोज़ ईद होती है डेफिनेटली, जैसे वाइन ने बोला कि बचपन वाली बात तो नहीं, क्योंकि अब हम खुद मदर्स हैं, तो अब बच्चों के साथ हम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे हमारे बड़े हम लोगों के साथ ट्रीट कर रहे होते थे, कि बच्चे रेडी हो जाएं, बच्चे बिल्कुल तैयार हों, और फिर ईदी लेने के लिए। तो अब तो हम देने वालों में शामिल हैं ईदियाँ। अब तो बांटनी पड़ती है, अब ईदी मिलती नहीं है, ये एक दुख है। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि जब आप ईदी बांट भी रहे होते हैं तो उसकी एक अपनी खुशी, एक अपना चार्म और एक अपना अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल, इतना ऐसा ईदी भी तो है ना। बिल्कुल, तो इट्स ऑल अबाउट द हैप्पीनेस दैट यू आर स्प्रेडिंग। और बस इसी तरह दिन का आगाज़ होता है, फिर गेस्ट्स आते हैं, एक के बाद दूसरा आना शुरू हो जाता है कि आई एम वन ऑफ द एल्डेस्ट सिस्टर्स, तो फिर सब छोटे बहन भाई बारी बारी अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ दे विजिट, और बस चल फिर चलता है काम। मैम आपकी ईद कैसे गुजरती है, आप अपनी ईद के दिन का जो शुरुआत है वो किस तरह से करती हैं? जिस तरह के अभी सादिया वाइन ने बोला कि बचपन की ईद डिफरेंट होती थी, क्योंकि वो पेरेंट्स से रिलेटेड होती है, तो उसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ तैयार होना है और उसके बाद बैठ जाना है ईदी रिसीव करने के लिए हर बड़े से। लेकिन जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं शादी के बाद, तो वो डिफरेंट हो जाती है ईद। अच्छा, फिर ये है कि जिस घर में बच्चे हों वहाँ पे ईद डिफरेंट होती है। जिस तरह आपने बोला कि बेटियाँ हैं तो उसमें बड़ी रौनक होती है। अब मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे पेरेंट्स होते हैं, तो वो भी उस एज में हैं कि वो भी बच्चों की तरह ही होते हैं। तो फिर मैं उनकी करती हूँ चीज़ें प्रिपेयर सारी, कि सुबह क्या पहनना है ये वो। और फिर यह है कि ज़्यादातर फैमिली हमारी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो सब बाहर हैं ज़्यादा लोग, तो जितने लोग यहाँ पर हैं फिर उन सबको लंच पर बुलाती हूँ कि वो फिर सब आते हैं। तो ईद का जो पहला दिन होता है वो हमारे घर लंच होता है, और फिर उसमें वही कि पकाना शौक़ से। लेकिन वो यही है ना कि आपको इस काम में खुशी मिलती है, लाइक खुशी से करती हूँ, ऐसा कोई स्ट्रेस आउट नहीं होती, तो इसी तरह से एंजॉय करती हूँ, वही सबको खुश करके तो अच्छा लगता है। तैयबा माशाल्लाह से आप तो सारा रमज़ान हमने आपको सोशल वर्क करते हुए देखा, खासी मेहनत किया आपने, दिन रात एक किया और हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसको सर्व किया। तो आप ईद कैसे गुजारती हैं अपनी इतनी थकावट वाले महीने के बाद? इतनी थकावट और एक्टिविटीज़ के बाद यूजुअली तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम ईद वाले दिन सो जाएं, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ। मैं उस दिन सेलिब्रेट करती हूँ जो हमने इतनी एक्टिविटीज़ की हैं पिछले पूरे मंथ में, कि अब वो दिन है कि जिससे हमें अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना है कि हमने पूरे जो 30 दिन थे उन्हें बड़े प्रोडक्टिवली यूज़ किया है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या डिफरेंस है, तो उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि छोटे होते हम तैयार ही सिर्फ इसलिए होते थे कि हमें घर घर में जाकर ईदी मांगनी है और उसके साथ साथ ये होता था कि अच्छा अगर आपने 50 रुपीज़ दिया या 100 रुपीज़ दिया और नोट नया नहीं है तो प्लीज़ उसको चेंज करके दें, खड़े रहेंगे। मतलब इस तरह के काफ़ी वाक़यात होते थे जो कि बहुत एक्साइटमेंट आपको देते थे। अब ऐसा नहीं होता, आपको जितने मिल रहे हैं और जिस मर्जी नोट में मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, आपको चुप करके अपने पास रख लेना। तो मेरा ख्याल है कि बचपन की ईद में और अब जबकि हम बहुत बड़े हो चुके हैं तो इस चीज़ में बहुत डिफरेंस होता है। अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिसको जो दूर बैठे हैं या इवन दैट जो हम लोगों के क्लोज हैं, पास भी हैं, वो भी आप लोग को आपकी ईद पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं जी, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, डिजिटल दौर आ गया है। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है कि या फिर बाय हैंड ईदी लेना अच्छा है? जो आपका बिल्कुल नया नोट वाली ईदी वो ज़्यादा अच्छी है नए नोट वाली ईदी ज़्यादा अच्छी है। मैम आप माशाल्लाह से एजुकेशन की फील्ड में आपने खासा काम किया है, खासा नाम कमाया है, तो आप मुझे बताएं कि ये जो डिजिटल एरा आता जा रहा है, ई लर्निंग आती जा रही है, ये हम लोगों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? अमल डेफिनेटली फ़ायदेमंद तो बहुत है। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि आपको चेंज, इनोवेशंस और डेवलपमेंट की तरफ हमेशा मूव करना चाहिए। अब ये हो रहा है कि वो जो डेवलपमेंट थोड़ी स्लो जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, वो और फास्ट हो गई है। इस तरह से कि आप देखो कि एडेक्सल पियर्सन इस वक्त बहुत से स्कूल्स उसको कर रहे हैं, और हमारा अपना कैंपस इस वक्त टोटल स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर चला गया है, पेपर फ्री एनवायरनमेंट के ऊपर हम चले गए हैं, गैजेट्स के ऊपर काम होगा, नो कॉपीज़ नो बुक्स।
ई बुक्स, ई कॉपीज़ और ई कोचिंग, सारी की सारी। आप इस वक्त जो पूरी दुनिया के सुपर पावर्स हैं, आप देखो पाकिस्तान बिल्कुल करीब जाके उनके साथ मैच कर रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ई डिजिटल लर्निंग। मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि एवरी डे यू शुड डिस्कवर अ न्यू यू इन योर सेल्फ, discover the new things around you, and that's what makes you a new person. So yes, I'm all to the YouLearn. आपका ये प्लेटफॉर्म, इसका भी मुझे बहुत ही मज़े का नाम लगा। मैंने कहा ये तो कमाली ज़बरदस्त अमल। थैंक यू सो मच मैम। आप माशाल्लाह से मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप मुझे बताएं कि अब जो हमारी करंट सिचुएशंस जा रही हैं उसमें एक इंसान को मोटिवेशन की कितनी ज़रूरत है? 100%। एक तो हम लोगों का माइंडसेट जो है वो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, और जैसे कहते हैं घबराना नहीं है आपने तो मैं चाहती हूँ कि कोई ना घबराया करे। लेकिन सबसे जो मसला मैं नोट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को या जहाँ भी मैं बिज़नेस के लिए जाती हूँ, उसमें ये है कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं, बहुत जल्दी। और नेगेटिव होने में तो वो शेर हैं, पॉजिटिव करने के लिए मुझे टाइम लगता है। बीइंग अ पॉजिटिव स्पीकर आई हैव टू टॉक टू देम फॉर अ लॉन्ग टाइम कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वो उधर ही बैठे हुए अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाकर, और ऐसी मस्जिद जिसमें वो कभी नमाज़ पढ़ने नहीं जाते, बाय द वे, बस मस्जिद उन्होंने बनाई होती है। सो बीइंग अ स्पीकर हमको उनके माइंडसेट पे काम करना पड़ता है। लेकिन अफसोस इस बात का है हमारे मुल्क में जो लैक करता है, आई विश कि YouLearn इसके ऊपर भी काम करे, वो है मेंटल कैपेबिलिटीज़ को आगे लेकर आना, मेंटल स्ट्रेस को कैसे ख़त्म करना है, स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है, हथियार नहीं डालना। और पढ़ना लिखना ज़रूरी है हर एक ने, वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए एजुकेशन नहीं होनी चाहिए कि पढ़ गए तो उनको सब कुछ मिल गया। व्हाट अबाउट आवर नेशन, हमारे जो यूथ है, हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं, वो तो रुल रहे हैं। तो उनके लिए भी जब मैं जाकर क्या कर सकती हूँ? वन मैन शो तो यहाँ पे चलता नहीं है। वन मैन शो, और याद रखिएगा, beggars are never the choosers. You have to teach them कि how you are going to choose. So when you become a chooser, only then you say hello, मैं यहाँ नहीं, मैं ये काम करूँगा। तो हमको ये बच्चों को सिखाने, अपने बच्चे हैं हमारे, आपका बच्चा, इनका नहीं है, हम सबका बच्चा है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे मुल्क का बच्चा है। तो वो रुल रहे हैं, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, कोई फूल बेच रहा है, रोटी खाने को है नहीं, बड़ों के घर अब ऐसा है। लेकिन व्हाट अबाउट द पॉवर्टी? उसके लिए हम क्या करेंगे? एजुकेशन, अवेयरनेस, मोटिवेशन, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, हाउ टू टॉक टू देम एंड हाउ टू टेल देम कि तुमने लड़ना कैसे है। घर जाके हमसाये से नहीं लड़ना बाजी, लड़ो अपने आप से कि तुमने एक बेहतर इंसान कैसे बनना है। हमारे बच्चे नेशन बिल्डर्स हैं हमारे लिए। तो किधर है नेशन बिल्डर्स? वो ततिया दे घर नहीं, रोटी नहीं है, पानी नहीं है। तो ये हमारा फर्ज बनता है पढ़े लिखे लोगों का। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं ऐसा ही करती रहूं जब तक मेरी जिंदगी है। अब चलते हैं एक बहुत ही मजेदार से सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वो सेगमेंट बहुत ही मज़े का है, उसमें आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद वापस आके अपने उस सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोग को बताया था कि हमारे गेस्ट भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा सेगमेंट भी है। तो हम अपने उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये अमल को क्या हो गया कि इसने एकदम से अंडा क्यों हाथ में पकड़ लिया है। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें ये जो हमारे गेस्ट हैं, हमने इन्हें एप्रन पहना दिए हैं इनकी सेफ्टी के लिए कि इनके ईद के जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो। इन्होंने उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन में इस तरह से रखना है और फिर इसको तोड़ना है। और अगर इनमें से कोई ये अंडा इस पोजीशन में रख के तोड़ पाया तो उसको YouLearn की तरफ से एक कैश प्राइज भी दिया जाएगा। तो अब पूछते हैं हमारे गेस्ट में से कौन सबसे पहले इसको ट्राई करना चाहेगा। मुझे उम्मीद थी कि पहले सादिया मैम ने ही कहना है कि मैं और अब एक और चीज जो मैंने नहीं बताई, इसमें हमारे पास टाइमर होगा, क्योंकि इस तरह तो फिर हम सारी रात सारा दिन अंडे ही तोड़ेंगे दिन से रात, रात से दिन हो जाएगा, और अंडा टूटेगा या नहीं वो तो अब पता नहीं मुझे। लेकिन सबसे पहले सादिया मैम ट्राई करेंगे और हमारे पास 30 सेकंड का टाइम होगा। 1 2 3 स्टार्ट। एक्चुअली जिस कंडीशन में आपने कहा है ना वो 30 सेकंड्स में तो क्या 30 इयर्स में भी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप कोई और तरीका बताते तो बिल्कुल टूट जाएगा और ईदी पे मिल जाएगी तो मेरा टाइम पूरा होने को है लेकिन ये नहीं टूटेगा। अभी आपके पास 15 सेकंड्स हैं। 15 सेकंड्स रोज जोर लगा के हैया मगर ये हैया जो है यहीं पे रह जाएगा और मेरा भैया मेरा वेट कर रहा है और ये नहीं टूटेगा। टूटा नहीं। You have only 2
minute. Second. 2 minutes. seconds. Ooh la la. 2 seconds. Your time's out. 1 and 2 out. नहीं टूटा. सादिया मैम से ये नहीं हो पाया, और अगर इन्होंने ये नहीं किया, इनसे ये अंडा नहीं टूटा, तो अब देखते हैं कि बाकी जो हमारे 3 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनमें से कोई इस अंडे को तोड़ पाता है या नहीं। तो सादिया मैम के बाद कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? Okay. गुलसाना मैम अब इसे स्टार्ट करेंगी। मैम आपको पोजीशन पता है, उसको जरा भी चीटिंग करके इधर उधर नहीं करना। बिल्कुल सही है। ठीक है? अच्छा, आप एज टू एज, एज टू एज, जरा सा भी ट्विस्ट नहीं होना। हाय अगर ये टूट गया तो यू नहीं, फिर आसानी है ना, आपके हाथों में एग होगा, और एग जो है वो और वो हमारी जो- स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो फेस मास्क बन सकता अरे है। नहीं भाई, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे नहीं अंडे की जरूरत। मैम, वैसे आप- अमल अगर ये वाकई टूट गया तो oh my god, it's going to be a mess. नो देखिए, 2 फायदे हैं आपके। एक तो आप कैश प्राइज विन करेंगे, दूसरा आपको तो फ्री वैसे में कह रहे हो कैश प्राइस तो मेरी तरफ से ले लो, आपको फ्री में मास्क मिलेगा, फेस पैक। है ना? क्या बात है। तो अब मैम का टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। चलो जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Now, so the 30 seconds have begun? Yes. Right? यस। हाँ नहीं, इस पोजीशन में तो मुश्किल लग रहा है टूटना, वैसे मैं जोर लगा रही हूँ। रीजन क्या है इस पोजीशन में ना टूटने की? जोर लगा। मैम यू कैन। No, I cannot. It's यस यू not. कैन। अरे नहीं टूट रहा यार, ऑनेस्टली मैं जोर लगा रही हूँ। अब पोजीशन तुम चेंज नहीं करने दे रही हो। पोजीशन चेंज हो गई तो मेरी काम होगा। No, it's not. पोजीशन चेंज। योर टाइम्स अप। Oh. So I couldn't break it. एग्जैक्टली मैम सादिया से भी नहीं टूटा, और मैम गुलसाना भी इसे नहीं तोड़ पाई। तो अब देखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज इस अंडे की किस्मत में टूटना लिखा है। तो अब कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? मैम शाजिया जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं और वो अंडे को तोड़ने की ट्राई करेंगे। और मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ऐसे जरा थोड़े चुप चुप वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसी चीजें क्रैक कर जाते हैं। अभी नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं था टाइम स्टार्ट। चलो फिर मतलब मैम इतनी पैशनेट थी इस सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए। शाजिया ट्राई कर रही इतनी थी। दफा कर चुकी हूँ। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Oh my God. मैं पीछे हो जाऊं। कितना मजा है मैम का, एग ब्रेक हो जाए और फिर वो सारा जो splash मेरे इर्द ऊपर गिर्द हो वाले जाए। बच रहे हैं जिनसे नहीं टूटा, वो बेचारे बस। बस टूट गया। नहीं, यू हैव 20 सेकेंड्स। इस पोजीशन में वो नहीं टूट रहा। It's not cracking in that position. मुबश्शिरा तुम तोड़ लोगी। मैंने तो तोड़ना ही है क्योंकि मुझे चाहिए 5000। टाइम्स अप। Oh my God. बल्कि मैम को 1 सेकंड ऊपर मिल गया। आप फिर भी नहीं तोड़ पाई। फाइनली अब हमारे पास दावे की हकदार इकबाल मुबश्शिरा की है। शहीन। अब देखते हैं कि वो तोड़ पाती हैं इसे या नहीं। तो मुबश्शिरा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Come on, Mubashira, you can do it. This is my. I better go. मुबश्शिरा पूरे दिल जी। ये देखिए एज पर टूट। She did it. एज पर टेढ़ा किया इसने। ये एज पर है, देखिए टूट गया है। अच्छा, मुबश्शिरा ने हाथ वैसे ही रखे हुए हैं और मुबश्शिरा कह रही है कि ये एज टू एज है, पहले आके देख ले। मैं हाथ ये एज टू एज अभी भी मेरे हाथ पर आप चेक करिए एज टू एज मेरे हाथ के साथ देखिए, हाथ देखिए। हमें पता था ये सिर्फ तुम कर सकती हो। यस आई कैन डू इट। देखो ये देखो एज टू एज। तो मुबश्शिरा ने फाइनली, अब पता नहीं कैसे, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस पोजीशन में ना अंडा टूटता नहीं है। वैसे आज तक मैंने यही सुना पड़ा, लेकिन मुबश्शिरा ने ये अंडा जो था वो तोड़ लिया। मैंने और हमेशा फिर वो काम किया जो लोगों से नहीं हुए। तो मुबश्शिरा ने उस अंडे को तोड़ लिया है, और उसके जो कपड़े हैं वो भी थोड़े खराब हुए। और फिर अपने वादे के मुताबिक यूलैंड ने जो कहा था कि जो इस अंडे को आज इस सेगमेंट में तोड़ेगा उसे कैश प्राइज दिया जाएगा, तो इसकी हकदार तो फिर मुबश्शिरा बनती हैं। लेकिन मुझे वाकई नहीं पता अंडा टूटा कैसे। मुबश्शिरा, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। ये क्लैप अंडे के लिए नहीं है, ये वो इसी के लिए है। नहीं, ये क्लैप इसके लिए है कि यूलैंड ने जो कहा था वो कर दिखाया।
सर वसीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तान में आप अच्छे से जानते हैं कि जो लिटरेसी रेट है वो अभी कम है, इसके बावजूद आपने यू लर्न को यहाँ लेकर आए, ई लर्निंग का सोचा, पाकिस्तान में ई लर्निंग को एक नई शक्ल दी। तो ऐसी क्या चीज़ आपके जहन में थी जो आपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट किया? आप चाहते तो आप इसे बाहर भी कर सकते थे, लेकिन आपने पाकिस्तान के बच्चों के लिए भी स्टार्ट किया। क्या ऐसी रीज़न थी? पहले तो मैं स्टार्ट करने में बताना चाहूंगा कि पहले तो हमने 2014 में कंपनी स्टैब्लिश की, यूके में ही स्टैब्लिश की। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम है, सूझबूझ कम है, लोगों की समझ कम है, ये कहना गलत होगा। हमारी सिविलाइजेशन मेरा ख्याल है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और तमाम कौमें दुनिया की हमसे सीखती है। सिर्फ ये अब किसी बेटी बात होगी, मैं बार बार कर चुका हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। उन्होंने हमारा ही राह, हमारी ही चीजें यूज करके तो अपने आप को तरक्की की तरफ ले गए। तो ये कहना कि हम सिविलाइजेशन में सूझबूझ में या इल्म में इनसे कम है, ये गलत होगा। हमारा जो यू लर्न को यहाँ इंट्रोड्यूस करने का मकसद था वो ये था कि ताकि हम यकसा निज़ाम तालीम की तरफ एक कदम बढ़ा सके। ये दुरुस्त है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यकसा तालीम की तरफ जाने के लिए, इंटरनेट के इश्यूज हैं, लेकिन हम ये चाहते थे कि वो बच्चे जो कि मुल्तान में, जो कि बहावलपुर में, जो कि इंटीरियर सिंध में बैठे हुए, जिनके पास ये फैसिलिटीज है और ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर अच्छा टीचर होता, हमारे पास अच्छा कंटेंट होता, तो हम भी हो सकता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुकाबले में परफॉर्म कर सकते। तो हमने उस हैंडीकैप को कवर करने के लिए, आपने देखा होगा कि हमने जो वीडियो बनाई है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो है, अभी तक उसका मैच दुनिया में कहीं नहीं है। यूट्यूब खुली पड़ी है, आप ओपनली सर्च कर सकते हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें और अफोर्डेबल प्राइस पे दें, क्योंकि जापान में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ तबाह हो गया था तो उन्होंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के ऊपर तवज्जो दी थी और बाकी लोगों को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें पता था जो होना है हो चुका है, अब सिर्फ तालीम ही हमें आगे लेके जा सकेगी। और आज के दौर में वो जंगों का और वो दूसरे द्वार गुजर चुके हैं। आज का दौर सिर्फ तालीम का दौर है, जो इसमें तरक्की करेगा वो आगे जा सकता है। तो यूलर्न का असल मकसद ये है कि हम अपनी कौम को एजुकेट कर सके, अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर कर सके और लोगों को उस सतह पर ले आए जहां वो दुनिया के साथ कम्पीट कर सके। यूलर्न में हम सिर्फ चार्ज नहीं करते बच्चे, हम उन लोगों को जो कि गरीब है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी फी नहीं पे कर सकते, हम उनको फ्री ऑफ चार्ज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे मेरिट के ऊपर आ जाते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, जो अपनी रिजिलियंस शो करते हैं, हम उनके लिए भी हमारी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज है। लेकिन कंपनी को एंड ऑफ द डे प्रॉफिट्स की तरफ या अपने खर्चे तो निकालने होते हैं, तो उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। लेकिन हमारा असल मकसद ये है कि तालीम आम हो और तालीम ही सिर्फ तमाम मसाइल का हल है। अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे, हमारे लोग ज्यादा समझदार नहीं होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो ये ई रेवोल्यूशन आया है, इसने बहुत बड़ी बुनियाद सेट की है। जैसे अब आप आजकल आप कह रहे हैं कि आने वाले दौर में कंटेंट की जो बनाने का प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगा। गूगल जो एआई का टूल बना रहा है, और आने वाले दौर में सिर्फ टीचर्स की अहमियत रह जाएगी जो कि कंटेंट समझाएंगे लोगों को, यानी कि इंफॉर्मेशन कोई इशू नहीं रहेगा। तो हमने इसीलिए एक स्टेप आगे जाके इस तालीम को आम करने के लिए बेहतर से बेहतर असातिज़ा को लाकर ई लर्निंग के जरिए लोगों की तरफ आए हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे से ज्यादा बेहतर तौर पर बेनिफिट हो सके, और बजाय इसके कि वो आए, स्कूल से आए, ट्यूशन के लिए जाए, ट्यूशन से आए, फिर माँ बाप की झिड़के खा के सो जाए, और उनकी फिजिकल लाइफ के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस वक्त उनके पास टाइम हो, जब वो पढ़ना चाहे, आके 2-4 घंटे, 1 आध घंटा सोए, 2-4 घंटे खेले, ताकि वो फिजिकली भी बिल्डअप हो। हेल्दी बॉडी कंटेन हेल्दी माइंड, जैसे कि कहा जाता है। और फिर शाम को बैठ के 2 घंटे, 2.5 घंटे में अपनी सारी तैयारी को रिकवर कर सके। सारी दुनिया में आजकल फ्लिप क्लासरूम का रिवाज है। फ्लिप क्लासरूम क्या है? बेसिकली फ्लिप क्लासरूम ये है कि बच्चे घर से पढ़ के जाते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस पे सिंगापुर गया था 2012 में, तो वहां पर हमने फ्लिप क्लासरूम की बहुत सारी बातें सुनी। तो वहां पर हमने ये देखा कि वो क्या, फ्लिप क्लासरूम क्या है बेसिकली, कि बच्चे घर से पढ़ के आते हैं और उसके बाद वो जाकर जब कॉलेज में उसको रीट्रेट टीचर करता है या स्कूल में टीचर करता है, तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और एंड दे परफॉर्म ब्रिलियंटली, और उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल नेक्स्ट लेवल होता है। अब जो फुकदान मैं देख रहा हूँ हमारी कौम में, हमारे बच्चे पढ़े लिखे तो हैं,
दे क्रैम थिंग्स, दे अंडरस्टैंड, दे हैव गॉट वेरी गुड मेमोरी, पर उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन. अगर आप हमारी वीडियोस देखें तो वो ज्यादा कंसेप्चुअल है. उसके साथ नोट्स हमने दिए हुए हैं, हमने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया है. So that's what we are trying to do, and I'm with all of our participants जो कि बड़ी तगो-दो के साथ अपने मुआशरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. और जैसे कि मैडम माइन ने कहा कि सबसे बड़ी रुकावट जो है माइंडसेट है. असल में हमें माइंडसेट को बदलना है. ये कहना कि जो बच्चा ट्यूशन पे नहीं जाएगा वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा, ये गलत है. अगर एक बच्चा घर पे बैठे 1 to 1 अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के कोई चीज समझता है और उसको परफॉर्म करता है तो ही विल बी बेटर एबल टू परफॉर्म, इंस्टेड कि वो जाके क्लासरूम में जाए जहाँ कभी बिजली जा रही है, कभी टीचर नहीं पहुंच सका, कभी पेट्रोल का मसला है, कभी किसी चीज का मसला है. तो अब हमने तो इसको इतना अफोर्डेबल और इतना आसान बना दिया कि आप अपने घर में बैठे बच्चों को समझाएं. सिर्फ दिस इज ओनली मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाउ. और टीचर आपके आर्म लेंथ के ऊपर, आप एक क्वेश्चन लिखे, आप एक टेलीफोन करें तो टीचर आपको या तो जूम के आकर समझा देगा या आपके सवाल का जवाब दे देगा. इफ यू आर सेटिस्फाइड दैट विल हेल्प. सो दैट टाइप ऑफ वर्ल्ड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, जिसमें तमाम पाकिस्तान एक ग्लोबल विलेज बन जाए और हम अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दे सकें. आप सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और मैंने और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आप सबकी इन बातों से. एक चीज़ तो आज प्रूव हो गई कि आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है एजुकेशन, जिसे आप चाह के भी मिस नहीं कर सकते. और अगर आप इस एलिमेंट को मिस कर देते हैं अपनी लाइफ से तो फिर शायद कुछ भी जो है वो नहीं रहेगा और आप एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजार सकेंगे. इसी के साथ मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी जो मुबशरा से है. मुबशरा, आप माशाल्लाह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप मुझे बताएं कि अब हम लोगों में वो चार्म क्यों नहीं रहा, या तो हमारी जो खुशियां हैं ईद मनाने की वो थोड़ी कम हो गई हैं. ईद भी क्या, हर कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो हम उस एक्साइटमेंट से शायद नहीं मनाते उसे. क्या रीज़न है इसकी? हमारा सबसे बड़ा मसला ही अभी ये कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे. जो हमारे पास अभी ब्लेसिंग्स हैं उनको हम लोग एंजॉय नहीं कर रहे. और उन आने वाले वक्त की या तो टेंशन है या हमें अपने पास की टेंशन है. लेकिन अभी जो हमारे पास जो ब्लेसिंग्स हैं हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं. और हमारे पास जो चीज़ें हमारे हाथ से चली गई हैं, जो लॉस हो चुका है, या तो उसके बारे में सोच के परेशान है या फिर आने वाले वक्त के बारे में सोच के परेशान है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उसको हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे. हम लोगों को प्रेजेंट में जीना आना ऑब्वियसली. आपको प्रेजेंट, आप जितने प्रेजेंट में रहते हैं आप उतने माइंडफुल रहते हैं, आपको उतना स्ट्रेस जो है वो कम होता है. क्योंकि पास में अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. और आने वाले वक्त के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता कि सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, आपकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से डिज़ाइन है, प्लान्ड है. तो आपको करना ये चाहिए कि जो आपके प्रेजेंट मोमेंट है, जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें आप उसको जो है फुली तौर पर इंजॉय करें और कि आप उसको अच्छे तरीके से लेकर चलें. बहुत खूबसूरत बात की है आपने. अब हम लोग के पास एक बहुत मज़ेदार सा सेगमेंट है हमारा, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद. तो ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आके अपने उस सेगमेंट को एंजॉय करेंगे. वेलकम बैक टू द शो. जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोग को बताया था कि हमारे गेस्ट भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने बहुत अच्छी बातें की. और अब इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा सेगमेंट जिसका नाम है फटाफट. अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों ने, मैं बस एक वर्ड बोलूंगी, जो आप लोग के माइंड में पहली चीज आएगी उस वर्ड से रिलेटेड आपने वो फौरन से बोलनी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल मैम सादिया से. Your most favorite person. Yes, she is my most favorite and close to my heart. Thank you so much. छोटी ईद, मिठाई, शादी, बेवफाई. बिस्ती कह रहा था वैसे बैठे. मुबशरा, अब आपसे स्टार्ट करते हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है? टीचिंग, मोहब्बत, स्ट्रेस, नो, FSC, यू लर्न, ग्रेट, यू लर्न, डिजिटल लर्निंग, पाकिस्तान, मेरी मोहब्बत, चाय, बहुत गर्म, सोशल वर्क, लव, मोबाइल फोन, एडिक्शन, टाइम्स अप. तुमने कहा मोबाइल फोन में कहीं ली थी चोरी. अच्छा, इसके बाद हम लोगों के पास एक और बहुत मज़े का सेगमेंट है. इसमें आप लोगों ने
मैं एक स्टेटमेंट दूंगी और आप लोगों ने उसमें जो डैश आती है उसे फिल करना है। इस सेगमेंट को हम कह सकते हैं खाली जगह पुर करें। ठीक है, ठीक fill है, in the blanks. फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे मैम सादिया से। अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत के साथ डैश जरूरी है, जल्दी से। जज्बा। ओके मुबशरा, योर टर्न। अक्सर सोचती हूँ कि जिंदगी में अगर डैश ना होता तो बहुत सुकून होता। अगर ज़िंदगी में बुरे लोग ना होते। ओके मैम, पहले मैं डैश नहीं थी मगर अब बहुत डैश हूँ। पहले मैं इतनी पॉजिटिव नहीं थी लेकिन अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। बहुत अच्छे से इसको फिल किया मैम ने। एग्जैक्टली जिनसे मैं ये लाइन पूछने लगी उनको तो मुझे लगता है शायद जिंदगी में कभी गुस्सा आया भी नहीं होगा। मुझे डैश पर बहुत गुस्सा आता है। झूठ पे। काश मैं डैश जगह जा सकती। Honolulu. ओके अब नेक्स्ट किससे पूछें? मैम से। डैश की खुशबू आते ही भूख और बढ़ जाती है। बिरयानी। बिरयानी पाकिस्तानियों की मोस्ट फेवरेट डिश बिरयानी। बिरयानी नहीं बनाई भाई। मुबशरा, मैं डैश की आवाज से सोते हुए से उठ जाती हूँ। रेसिटेशन। ओके तो बहुत मज़ा आया इस सारे सेगमेंट में। हम लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस किए, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। अब वसीम सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह से यूलैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे मौजूद गेस्ट ने भी कहा कि यूलैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इन फ्यूचर वो बच्चे जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें पढ़ने का शौक है, या फिर वो बहुत लाइक बच्चे हैं, मेरिट पे आते हैं, उन बच्चों के लिए यूलैंड क्या करेगा इन फ्यूचर? अगर आपको याद हो, हमने जब अपनी सबसे पहले वेबसाइट ऑन की थी तो हमारी CSR वैल्यूज हैं, हमने उसके ऊपर एक पेज बना रखा है जिसमें हमने मेरिट स्कॉलरशिप और उन बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन फी पे करना या हमारी चार्जेस नहीं पे कर सकते, उनके लिए हमने एक सेगमेंट बना रखा है। जो भी बच्चा वो हमें एक सर्टन किस्म की चीजें प्रोवाइड कर, फॉर एग्जाम्पल एक मेरिट पे आने वाला बच्चा हमें सर्टिफिकेट मुहैया कर देता है कि उसने 90% 95% वो हमने थ्रेशोल्ड बना रखते हैं हासिल किया, तो हम उसको फ्री ऑफ चार्ज भी देते हैं। देयर आर 50% कंसेशन, 25% कंसेशन अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स चिल्ड्रन। और वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन फी पे करना, कुछ बेवाओं के बच्चे, शुहदा के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन गरीब है जो पैसे नहीं दे सकते, तो वो उनके लिए भी हमने ये रखा हुआ है कि वो अपना कोई सबूत यूनियन काउंसिल से कहीं से हमें किसी भी तरीके से साबित करवा दे, तो वी आर देयर टू हेल्प देम। और हमारे पास अभी भी तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमें कोई ट्यूशन फी नहीं पे की और जो कि अपने मतवस्त तबके से होने की वजह से हम उनको ये सारी सहूलत फ्री ऑफ चार्ज पे कर रहे हैं। I would like to put up a question directly. My question is like this, that okay, you are doing a job for the elder ones. So जो बच्चे हैं गलियों में नंगे पुंगे, जूतों के बगैर, कपड़ों के बगैर, हर घर में से 6 बच्चा निकलता है। मैं कैवलरी में रहती हूँ तो जो टच करती है दीवार जहाँ पे गांव है, वहाँ पर इतने ज्यादा बच्चे हैं और बिल्कुल फकीरों के बच्चे, हालांकि वो मेरे मुल्क के बच्चे हैं। आई वुड प्रेफर, आप माशाल्लाह ऐसी सीट के ऊपर हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। यू कैन ओपन अप अ स्कूल फॉर द वंस जिनका कोई भी नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इफ़ यू कम टू पाकिस्तान, मैं आपको ऐसी जगह दिखा सकती हूँ जहाँ पर कितना जुल्म है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि हमारे बच्चे हैं, क्या अच्छा ये पाकिस्तान में रहते हैं, अच्छा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक जिनको अल्लाह पाक नवाजते हैं और एक मेंबर देते हैं, जगह देते हैं, उन्हें कुछ करना चाहिए। यू मस्ट प्लान टू ओपन अप सच स्कूल्स आल्सो। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स कौमों की जिंदगी बदल देता है और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। आबादी को सिर्फ प्रॉब्लम के तौर पर नहीं देखना चाहिए, आबादी को रिसोर्स के तौर पर भी देखना चाहिए। तो यूलर्न इस बात के ऊपर यकीन रखता है और हमारा इन पर्टिकुलर इसके ऊपर यकीन है, पक्का यकीन है। और हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा प्राइमरी स्कूल बना सके इन द फ्यूचर जो कि बच्चों के लिए डिलीवर करे और जो जिसपे राइट स्पिरिट के ऊपर तालीम दी जाए, जिसमें बच्चों के बैग्स भारी ना हो लेकिन उनको इल्म मुहैया किया जा सके, उनको सूझबूझ, उनको लिखना पढ़ना और उनको उनकी बाकी फैकल्टी डेवलप किया जा सके। तो ये हमारे प्लान में है। और क्योंकि अभी हमें बहुत कम अरसा हुआ है पाकिस्तान में, पहले 3 साल जैसे आप लोगों को अमल ने और सब लोगों ने बताया होगा हमारे डेवलपमेंट में गुजर गए, तो अभी हमने मार्केटिंग शुरू ही की है, मार्केट में आए हैं और हमारा नेक्स्ट प्लान यही है कि हम कोई एक फिजिकल प्राइमरी सेटअप शुरू करें जिसमें उन बच्चों को जो कि हैव नॉट्स हैं जी। और उसमें एक बात का खास ध्यान रखा जाए, मुझे पता है कि अब AI आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें लगता है कि सारा काम ही ये करेगी। उसको हटाकर हमारी जो किताब है ना, कुरान पाक जिसका नाम है, उस तक हमारे बच्चों का पहुंचना
उससे सीखना। एथिक्स तो सारे वहाँ मौजूद हैं। हम चले जाते हैं 7 हैबिट्स को लेकर बैठ जाते हैं। हजूर पाक की अगर सिखाना शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चों को एक तो इश्क होगा हजूर पाक कौन है, और फिर वो उसके बीच में अपने अंदर, नमाज तो हम पढ़ नहीं सकते इतने तो हम स्टाइलिश हैं, तो हमको ये चीज़ें अपने बच्चों में लानी चाहिए जो बेचारे रोल रहे हैं, और ये आपका बहुत ज़्यादा फर्ज बनता है क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। जी, ये Anything I can do, I'm always हमारा here. मिशन भी यही है, तालीम आम करना। और तालीम सिर्फ एक खास सेगमेंट को देने से तालीम आम नहीं होगी। तालीम उसी वक्त आम होगी जब वो तमाम लोगों को यकसा तौर पर और बेहतर तौर पर मिल सके। बिल्कुल तो ऐसे उसमें हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम आने वाले वक्त पे लेंगे, और इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। देखेंगे कि हमारा एक प्राइमरी स्कूल खुलेगा जिसमें बच्चों को सिर्फ हम 3 चीजें पढ़ाएंगे, न्यूमरेसी, लिटरेसी और साइंस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, और वो बच्चा दुनिया के तमाम स्कूलों के साथ कम्पीट करेगा इंशाल्लाह। Wish you all the best for that. Happy to know. My pleasure. अब मैं हमारे जो रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक एक मैसेज जो है वो अपना हमारी जो जनरेशन है उसे दें। तो अगेन स्टार्ट करेंगे मैम सादिया से। मेरा मैसेज जो हमेशा के लिए है और हमेशा रहेगा वो ये है कि जीना सीखिए और खुश रहिए, और जब तक आपकी ज़िंदगी है इसको आपने जीना है। एंड मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड लिव इन टुडे एंड हेल्प अदर्स। मोहब्बत, शफकत, इज्जत यही बांटिए, यही आपके हिस्से आएगी। थैंक यू। मुबशरा आप। मैं बस आज की यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आज जिस कल डिजिटल दौर में हम लोग रह रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करें और अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए आप अर्न करें ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। आप जितने फाइनेंशियली स्टेबल होंगे आप उतने ही इमोशनली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली आप स्टेबल रहेंगे। थैंक यू। मैम गुलसाना। With all these messages, I would like to add कि पाकिस्तान आपका होमलैंड है, आपका कंट्री है। ओनरशिप लीजिए और कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव सिटीजन्स बनिए, और पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जाइए कि जो परसेप्शन बन चुकी है उस परसेप्शन को करेक्ट कीजिए। ये आपके हाथों में है। मैम शाजिया। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, और दूसरी बात ये कि वो अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करें, उन्हें डिफ़ाइन करें, और फिर अपने अंदर वो क्रेजीनेस पैदा करें उसे अचीव करने के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो विदाउट गोल और उन्हें कुछ नहीं पता, तो वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं कि लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो अगर उन्हें कोई पैशन है तो फिर उसके लिए वो क्रेजीनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ कंसिस्टेंसी, कि वो जो भी अचीव करना चाहें अगर वो ये 2 चीज़ें अपने अंदर रखेंगे तो कभी भी नहीं हार सकते। और याद रखिए, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत मज़ा आया आप सबके साथ, और ईद को 4 चांद लग गए। लग गए 4 चांद। नहीं, 5वीं में भी 5 लगे। 5 चांद तो लग आज ये गए। स्टेटमेंट भी बदल आज यूएन के प्लेटफॉर्म पे अंडा तो टूटा, जैसे तोड़ ही कभी दिया। नहीं टूटा, 4 चांद लगने वाली स्टेटमेंट भी बदल गई है। तो यूलैंड हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आता रहेगा। ईद पे मेरा सबके लिए सिर्फ यही एक मैसेज है कि अपनी ईद मनाते हुए जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो अपनी खुशियां मनाना तो चाहते हैं, खुशी मनाने के एहसास हर किसी में होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से अपनी खुशियां मनाने से कासिर हैं, तो ऐसे लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। ईद का त्यौहार है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोगों के पास कुछ मीठा ना हो। वैसे तो यहाँ पर ईद पे सेवइयाँ खाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेवइयाँ मौजूद नहीं है मीठे में, लेकिन मीठे में केक ज़रूर है। तो चलें अब इस केक को कट करते हैं और इसी से सबका मुंह मीठा करवाते हैं। तो आई वुड लव कि अगर आप भी मुझे ज्वाइन करें सब लोग। बिल्कुल आ जाएं इधर, मिल के केक कटिंग करते हैं ताकि एक मैसेज जाए कि ईद पे आज भी ईद का मकसद मिल के साथ बैठना है, बात करना है, अपने दुख दर्द को शेयर करना है और इसी तरह से खुशियां बांटना है। तो इस केक को कट करते हैं, आप सब लोग मुझे ज्वाइन करें। आए, हाथ बढ़ाएं और छुरी पे पकड़े। बिस्मिल्लाह। अरे रहमान रहीम।